विद्यार्थियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास पार्ट 2 राजा, किसान और नगर के अध्ययन के क्रम में हमने अभी तक 3 भाग पूरे कर लिए हैं। आज का हमारा चौथा पार्ट है। इस पाठ के अंतर्गत हम आज बदलता हुआ देहात, उपज बढ़ाने के तरीके, गुजरात की सुदर्शन झील, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में सिक्कों के द्वारा राजाओं के शासन, अभिलेखों का महत्व, व्यापार आदि तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए मेरे साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात से बदलता हुआ हमें देहात दिखाई देता है और राजा की जो छवि थी वह जनता के बीच में परिवर्तित हो रही थी। इसके हमें साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त होते हैं, आइए अध्ययन करते हैं। इतिहासकारों ने जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा के आधार पर जनता व राजा के बीच में संबंधों को निर्धारित किया है। जातक ग्रंथ किसे कहते हैं? जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी और इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। इन कथाओं के माध्यम से हमें तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का ज्ञान होता है। गंध तिंतु जातक इस कहानी में बताया गया है कि प्रजा अपने राजा से दुखी थी। राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे। शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर जनता के ऊपर लगाते थे। संकट से बचने के लिए जनता ने एक उपाय निकाल रखा था कि जनता जंगल में जा छिपती थी, वहाँ पर भाग जाती थी। इस समय कृषि उपज बढ़ाने के बहुत से उपाय किए गए। कौन कौन से उपाय किए गए, आइए हम देखते हैं। पहला उपाय, हल का प्रचलन शुरू हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्रों में हल का प्रचलन बढ़ गया था। दूसरा महत्वपूर्ण, जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग जुताई के लिए किया जाता था। जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया था कि इस समय लोहे के बारे में जानकारी सभी को प्राप्त थी और लोहे के माध्यम से ही हलों का प्रयोग किया जा रहा था। लोहे के फाल लगाकर हल चलाए जा रहे थे, जुताई का काम हो रहा था। गंगा की घाटी में धान की उपज में वृद्धि हुई, किसानों ने कमर तोड़ मेहनत की। चौथा, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसान कुदाल का प्रयोग करते थे। सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, कुओं, तालाबों और नहरों का प्रचलन बढ़ा। राजा या प्रभावशाली लोगों ने इनका निर्माण करवाया था। साथियों, अभी हमने पढ़ा था कि राजाओं व बड़े सेठों ने झीलों का निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया। उसी क्रम में हम एक उदाहरण ले रहे हैं सुदर्शन झील का। सुदर्शन झील की स्थिति आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। सुदर्शन झील हमें दिखाई दे रही है। यह जो झील है वह सौराष्ट्र गुजरात में गिरिनगर से निकलती नदी सुवर्ण रेखा पर बनी हुई है। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। रुद्रदामन का यह जो जूनागढ़ अभिलेख है यह लगभग 150 ईस्वी के आसपास का है। इसमें सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया, ऐसा लिखा हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसके बाद में अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने इसमें से नहरें निकाली थी। आगे हम जब बढ़ते हैं तो रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया, जिसकी मरम्मत करवाई गई और इस मरम्मत का उल्लेख ही रुद्रदामन ने अपने अभिलेख में करवाया है। मरम्मत का कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने किया। इस हेतु प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इससे पता चलता है कि राजा का जो दृष्टिकोण था वो प्रजा के प्रति विनम्र था, प्रजा के प्रति दयावान था और प्रजा की सुविधा के लिए झील का पुनर्निर्माण करवाया गया, लेकिन किसी प्रकार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया। रुद्रदामन के अभिलेख वाली शिला पर ही स्कंदगुप्त का अभिलेख भी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है
यह जो अभिलेख है जिसे हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं, उसी शिला पर, उसी पत्थर पर, जैसे ऊपर की तरफ रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, वहीं पर उसी शिला पर स्कंदगुप्त ने भी अभिलेख खुदवा रखा है। यानी कि पत्थर एक ही है और उस पर समय के साथ अलग अलग शासकों ने अभिलेख खुदवाए। स्कंदगुप्त का यह जो जूनागढ़ अभिलेख है यह लिखाया गया 467 ईस्वी में। इससे अत्यधिक वर्षा से झील का बांध टूट गया था, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सौराष्ट्र के उस समय के जो प्रांतीय शासक था पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, उसने इस झील का मरम्मत करवाई। तो विद्यार्थियों, सुदर्शन झील के अध्ययन से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि शासकों ने जनता के लिए, उनकी सुविधा के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए झीलों का निर्माण करवाया था और बाद में आने वाले शासक उसकी मरम्मत भी करवाते थे। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं ग्रामीण समाज में व्याप्त थी। ग्रामीण समाज में खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। क्या भेद बढ़ता जा रहा था? बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों, छोटे किसानों और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। तात्पर्य ये हुआ कि कृषि में भी ऊंच नीच थी, छोटे किसान थे, बड़े किसान थे, श्रमिक थे, इस प्रकार का भेद अब बढ़ रहा था। पाली भाषा में गहपति शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया गया है। ग्राम प्रधान का पद प्राय वंशानुगत होता था। जो गांव का प्रधान है उसी का पुत्र वापस प्रधान होगा, ऐसा ज़्यादातर होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांवों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है। यहाँ कुछ उदाहरण है, जैसे बड़े जमींदारों को वेलालर कहा गया है, हलवाहों को उलवर कहा गया है और दासों को अणिमई कहा गया है। यह जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वह संगम साहित्य में किया गया है। गहपति का हम और तात्पर्य अच्छे से समझ लेते हैं। गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। अब हम भूमिदान से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। भूमिदान प्राय धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को दिए गए थे। खुदे हुए ताम्रपत्र संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिए जाते थे जो भूमिदान लेते थे। यहाँ पर आपको ताम्रपत्र का चित्र भी दिखाई दे रहा है। ताम्रपत्र तांबे की पट्टिकाएं होती है, उस पर भूमिदान लेने वाले व्यक्ति और देने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर वर्णन दिया जाता है और लेने वाले का उल्लेख किया जाता है। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी ने भी भूमिदान किया था और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है वह 375 ईस्वी से 415 ईस्वी माना जाता है। इतिहासकारों का मत है कि भूमिदान शासकों द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की रणनीतियाँ थी। ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि नई नई भूमि है, वह अगर नए व्यक्तियों को दिए जाए तो वहाँ पर साफ सफाई करके कृषि के लिए उसको उपयोगी बनाते हैं। इस प्रकार कृषि भूमि का विस्तार होता था। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के बीच संबंधों का भी उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार राजा और जनता के बीच में संबंध है। अब हम एक नया शब्द यहाँ पर ले रहे हैं, अग्रहार। अग्रहार से क्या तात्पर्य, आइए देखते हैं। अग्रहार उस भूभाग को कहा जाता है जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मण स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार रखते थे। तो ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी वह अग्रहार कहलाती थी। विद्यार्थियों, मनुस्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति आरंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। दूसरी पुस्तक महत्वपूर्ण यहाँ पर हर्षचरित है। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक बाणभट्ट थे और बाणभट्ट का जो समय है वो लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी का है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे। अब हम इस समय के नगर एवं व्यापार के ऊपर अध्ययन करते हैं कि नगरों की स्थिति किस प्रकार से थी। नए नगरों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। पूरे भारत में नए नए नगरों का उदय
हो रहा था और ये जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे वह सभी संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। उदाहरण के रूप में पाटलिपुत्र जो कि नदी मार्ग के किनारे था, उज्जैनी सड़क मार्ग के किनारे स्थित थी, उज्जैनी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर था, पुहार जो कि समुद्र तट पर स्थित था। इसके अलावा मथुरा जैसे अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। विद्यार्थियों, अब हम पाटलिपुत्र के इतिहास पर दृष्टिकोण डालते हैं। पाटलिपुत्र का विकास पाटली ग्राम नाम के एक गांव से हुआ। प्रारंभ में वहां पर एक गांव था जिसका नाम है पाटली ग्राम। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु ने के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। इस प्रकार शासकों ने पाटलिपुत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया। बाद में समय के साथ इसका महत्व कम हो गया। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो उसने यहाँ के जो नगर थे वो खंडर के रूप में उसे मिले। साथ ही यहाँ पर उस समय जनसंख्या भी बहुत कम थी। इस प्रकार समय के साथ पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ा और धीरे धीरे पुनः वह उसका महत्व कम भी हुआ। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक विशेष पात्र की चर्चा कर रहे हैं। ये पात्र यहाँ के शहरों में प्राप्त हुए जहाँ पे राजाओं का और बड़े लोगों का निवास था। इन पात्रों को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष मिले हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन पात्रों की विशेषता यह है कि इन पर जो पॉलिश है वह चमकदार है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इंग्लिश में इनके लिए शब्द काम में लिया गया है NBPW, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। इन पात्रों का बहुत महत्व है। अब हम एक नए शब्द पर चर्चा कर रहे हैं और वह शब्द है श्रेणी। इस समय में श्रेणी शब्द का जो प्रयोग किया जाता था वह उत्पादकों एवं व्यापारियों के संघों के लिए किया जाता था। साथियों, अब हम सिक्कों और राजा के ऊपर अध्ययन करेंगे। सिक्कों के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि राजाओं के द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार के थे। 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच में हमें जो सिक्के पाए गए हैं उन सिक्कों का हम अध्ययन कर रहे हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तात्पर्य यह हुआ कि सिक्कों से संबंधित समस्त अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आएगा। उसके धातु से संबंधित आएगा, लिपि से संबंधित आएगा और उस पर जो विश्लेषण किया जाएगा विद्वानों द्वारा वो भी उसका अध्ययन में शामिल होगा। सर्वप्रथम आहत सिक्के। आहत सिक्के कौन से हैं? चांदी और तांबे के आहत सिक्के जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। इन सिक्कों पर प्रतीकों को, प्रतीक से तात्पर्य कोई भी फूल, पत्ती, सूर्य, चंद्रमा, कोई पशु का प्रतीक, इन प्रतीकों को आहत कर बनाया गया है। आहत से मतलब ये उनको ठप्पा देकर बनाया गया, इसलिए इनको आहत सिक्के कहा गया है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में भी देख रहे हैं आहत सिक्के का उदाहरण। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। हिंद यूनानी जो शासक हैं उन्होंने अपने नाम और प्रतिमा के साथ सिक्के जारी किए, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं। इन सिक्कों पर प्रतिमा भी है और नाम भी उत्कीर्ण किया हुआ है। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों ने जारी किए। यहाँ पर हम कुषाण शासकों के सिक्कों का चित्र भी देख रहे हैं। ये जो सिक्के हैं सोने के बने हुए और ये सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए। दक्षिण भारत में रोमन सिक्के भी मिले हैं जो व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से जुड़े होने के साक्ष्य हैं। यहाँ पर हमें रोमन सिक्के दिखे दे रहे हैं और ये सिक्के हमें दक्षिण भारत से मिले हैं। इससे ये तात्पर्य है कि रोम से दक्षिण भारत में व्यापारिक संबंध थे, लोगों का आना जाना था, व्यापार होता था। इस वजह से रोम के सिक्के हमें यहाँ पर उपलब्ध हुए हैं। गुप्त शासकों के जो आरंभिक सिक्के थे उसमें सोने की मात्रा बहुत अधिक थी। इससे साबित होता है कि गुप्त समय स्वर्ण युग था। गुप्तों का काल बहुत विकसित था और आर्थिक रूप से संपन्नता थी।
पंजाब व हरियाणा में योधे जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में वहाँ के शासक थे कि कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। तो इनके सिक्के भी, योधे शासकों के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों, अब हम अभिलेखों से कैसे अर्थ निकाला जाता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं, मुख्य रूप से अशोक के अभिलेख ही मिले हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक लिपियों में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन आधुनिक भारतीय भाषाओं की मूल ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अभिलेखों में इसका प्रयोग मिलता है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1838 ईस्वी में। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। खरोष्टी लिपि का अध्ययन पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। हिंद यूनानी राजाओं ने अपने सिक्कों पर खरोष्टी भाषा में लेख लिखवाए, शब्द लिखवाए, और सबसे पहले इनको यूरोपीय विद्वानों ने पढ़ा। यूरोपीय विद्वानों ने इन अक्षरों का मेल किया, पहचानने की कोशिश की। अभिलेखों से जो ऐतिहासिक साक्ष्य उनका क्या महत्व है, हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि अशोक के अभिलेखों में अशोक को 2 नामों से पुकारा गया है। पहला नाम देवानाम प्रिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं को प्रिय, और दूसरा प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है देखने में सुंदर। इस प्रकार ये दोनों शब्द हमें अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, और इससे हम किसी भी राजा की पहचान को स्थापित कर सकते हैं। इतिहासकारों ने ऐसा किया है। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की, यह भी उसने अपने अभिलेखों में बताया, और इसके बाद उसने धम्म को अपना लिया। क्यों? क्योंकि अशोक कलिंग के युद्ध के जो परिणाम थे उससे बहुत आहत हुआ, उससे युद्ध की नीति का त्याग किया और धम्म को अपना लिया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस अध्याय का अध्ययन पूरा कर लिया है। अगले अध्याय में हम पुनः शीघ्र मिलेंगे। हम इस अध्याय की प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी करेंगे। धन्यवाद।